ठोस अवस्था। कक्षा 12वीं का ये रसायन में पहला पाठ है। इस बात पे हम ध्यान दें कि बोर्ड में इस पाठ से हमें 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आती है बात की ठोस क्या है, तो इसको समझने के लिए हमने छोटी कक्षाओं में देखा था कि ठोस, द्रव और गैस 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। अब मान लो मैं आपको कहती हूँ कि किसी अतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में बताइए, या मुझे कुछ ऐसे पदार्थ बना के दीजिए जो सुपर मैग्नेट का काम कर सके, या ऐसे पदार्थ बनाइए जिनका हम उपयोग चुंबकत्व के लिए कर सकते हैं, चुंबकीय गुणों के आधार पर बताइए। तब हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे गुणों का अध्ययन करते हैं। तो जब हम गुणों का अध्ययन करते हैं, उसी के आधार पर हम बहुत सारी जो अवस्थाएं हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, इस पे विस्तृत से अध्ययन करते हैं। इसी में है ठोस अवस्था। अब जब ठोस की बात आती है तो हमें यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाती है कि क्या क्या चीजें ठोस में है और क्या द्रव में है। एग्जाम्पल देखें, आप सभी ने कांच देखा है, ठीक? ये जो कांच होता है, इसे हम किस में रखेंगे, ठोस में या द्रव में? अधिकतर बच्चे यही सोचते हैं कि कांच जो है वो ठोस है, जबकि कांच एक बहुत ही ठंडा किया हुआ द्रव है। तो किन गुणों के आधार पर हम समझ सकेंगे कि ये ठोस है और कौन ठोस नहीं होते? आइए उन गुणों का विस्तार से अध्ययन करते हैं हम इस पाठ में, जिसका नाम है ठोस अवस्था। ठोस को हम फिर से बांटते हैं। ठोसों को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है वो है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनका एक निश्चित आकार होता है, इनका निश्चित द्रव्यमान होता है और इनका एक शार्प यानी निश्चित गलनांक होता है। ये उसी ताप पर आकर पिघलते हैं और इनमें एक निश्चित व्यवस्था होती है। आइए समझें। क्रिस्टलीय ठोस में मान लो ये A है और ये B, फिर आते हैं तो ये A और ये रहा B। इस प्रकार इनमें एक निश्चित व्यवस्था पाई जाएगी। A के नीचे A और B के नीचे B बनाते जाएंगे। तो जब एक निश्चित व्यवस्था पाई जाती है तो इस प्रकार के ठोस को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और इनमें एक निश्चित पारस भी होता है, ये लंबे रेंज तक व्यवस्था चलती जाएगी। अब देखें इनमें क्या होगा, अगर आप इनको कहीं से भी काटते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम कहीं से भी चाकू से, तेज धार वाली चाकू से काटते हैं, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, 2 हिस्से में बढ़ जाते हैं और हर हिस्सा जो होता है इनका वो समतल होता है। क्लियर हुआ? जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को जब हम काटते हैं तो उनके जो दोनों तल होते हैं वो समतल नहीं होते। आइए समझें। ये एक क्रिस्टलीय ठोस है। इसको अगर हम बीच से काटते हैं तो दोनों हिस्से जो रहेंगे उनका सरफेस इतना ही प्लेन रहता है, तो ये कहलाते हैं क्रिस्टलीय ठोस। एक और गुण देखें इनका कि इन्हें अलग अलग दिशा में जब हम लेते हैं तो इनके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। आइए समझें। जब हम इस दिशा में जा रहे थे तो A B इस प्रकार की व्यवस्था मिल रही थी। जब हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो व्यवस्था देखिए A और A। इस दिशा में आए तो व्यवस्था फिर बदल गई A B A। इस प्रकार जब हम क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो प्रत्येक दिशा में इनकी व्यवस्था क्या हो जाती है, बदल जाती है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस व्यवस्था के बदलने से इनके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। गुणों में परिवर्तन, इसे
समदैशिक। नाम से स्पष्ट हो गया है कि प्रत्येक दिशा में इनके गुण क्या होंगे, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये क्रिस्टलीय ठोस में एक नोट करने वाली बात है जिनको हमें हमेशा समझ के रखना है कि ये कैसे होते हैं, विषमदैशिक। विषमदैशिक अर्थात प्रत्येक दिशा में इनके गुणों में परिवर्तन आता है। तो ये रहे हमारे क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में हम उदाहरण ले सकते हैं कांच का। कांच को हम एक झूठा ठोस भी कहते हैं, सूडो सॉलिड भी कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में उदाहरण हो सकता है रबड़ का। जितने भी बहुलक हम उपयोग करते हैं हमारे घरों में वो सभी क्या होंगे, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब आप समझें कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। इनमें कोई एक निश्चित पैटर्न फॉलो नहीं होता। कोई भी परमाणु और अणु या आयन कहीं भी उपस्थित होंगे, इनका कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड, जिसका लैटिन में अर्थ होता है आकार विहीन। इनका कोई निश्चित आकार या निश्चित पैटर्न नहीं होता। तो ये ऐसे होते हैं आपके अक्रिस्टलीय ठोस। इसका उदाहरण जो है ये आ जाएगा कांच, रबड़, ये सभी अक्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। अब इनके गलनांक की बात करते हैं तो इनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता। ये धीरे धीरे पिघलते हैं, एक रेंज होता है, उस रेंज में ये पिघल जाएंगे, पर एक शार्प पॉइंट नहीं होता। जैसे हमने चर्चा की थी क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि इनका एक अपना शार्प पॉइंट होता है जिस पे जाकर वो मेल्ट हो जाते हैं। पर ये क्या होंगे, पहले थोड़े से पिघलेंगे, पिघलने के बाद नरम हो जाते हैं। तो एक रेंज होता है, एक निश्चित बिंदु नहीं होता। ये होंगे आपके अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरी चीज बात करें तो ये समदैशिक होते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी दिशा में आप जाएंगे तो इनके गुणों में परिवर्तन नहीं होता। क्रिस्टलीय ठोस में हमने देखा था कि अलग अलग दिशा में इनका पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा था। अक्रिस्टलीय में पैटर्न चेंज नहीं होने के कारण किसी भी दिशा में आप जाओगे तो गुण क्या होंगे, एक जैसे होंगे। इन्हें हम कहते हैं समदैशिक। ये कुछ निश्चित पॉइंट है जिससे आप क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में डिफरेंस कर पाएंगे। अब हम देखें दोनों में क्या अंतर होता है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, पहली चीज कि इनमें एक निश्चित पैटर्न होता है और वो लॉन्ग रेंज का पैटर्न होता है। तो इनमें निश्चित पैटर्न आप ध्यान रखेंगे हमेशा। जबकि आप बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस की, तो इनमें अनिश्चित होगा ये पैटर्न। दूसरा अंतर देखें तो ये होते हैं विषमदैशिक। ये चीज को ध्यान रखें। अधिकतर हम ये सोचते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस है तो ये होने चाहिए समदैशिक, पर ऐसा नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं विषमदैशिक, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होंगे वो समदैशिक होते हैं। तीसरा देखें, इनका गलनांक एक निश्चित बिंदु पे होता है। तो गलनांक निश्चित है। इनका एक रेंज में होता है। गलनांक का एक पारस होता है, एक रेंज में इनका गलनांक होगा। उदाहरण के लिए आ जाए क्रिस्टलीय ठोस में, तो आपका क्रिस्टलीय ठोस है NaCl, ZnO, और अक्रिस्टलीय ठोस में है आपके पास कांच
और रबर। अब कुछ चीजें और समझ लें एग्जाम के पर्पज से। कांच क्या है, ये एक प्रश्न रहता है कि कांच क्या है। तो कांच, जब हम किसी भी द्रव को ठोस अवस्था में बदलते हैं तो उसे हम धीरे धीरे क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। जब किसी द्रव को ठंडा करते हैं, उस प्रोसेस के दौरान वो किस फॉर्म में चेंज होता है, उसी के आधार पर हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय भी बताते हैं। समझे? जैसे शक्कर के विलयन को ले लिया हमने और उसको ठंडा करते जा रहे हैं। जैसे जैसे ठंडा करते जाएंगे तो शक्कर जो है वो क्रिस्टल के रूप में ही प्राकृतिक रूप से जमा हो जाती है, हमको उसको शेप देने की जरूरत नहीं होती। शक्कर अपने आप उसी रूप में जमा हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। यही चीज होती है नमक के साथ। लेकिन अगर हम कांच की बात करें तो कांच को इतने धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा किया जाता है, जिससे जिस रूप में अभी आप देख रहे हैं वो उस रूप में बदल जाता है। पर वो कैसा है, अक्रिस्टलीय है और इसे हम बहुत ही ज्यादा ठंडा किया गया द्रव कहते हैं। अभी कैसे पता चलेगा कि ये द्रव है? तो आप देखिए कोई भी ऐसे बिल्डिंग जहाँ पे कांच के दरवाजे या खिड़कियां हैं और उसमें बहुत ज्यादा जब धूप आती है तो लंबे समय तक धूप के कारण कांच जो है धीरे धीरे पिघलना शुरू करता है। तो आप उसके ऊपर के हिस्से और नीचे के हिस्से को अगर नापते हैं तो आप पाएंगे कि नीचे का हिस्सा काफी मोटा है और ऊपर का हिस्सा पतला है। अभी क्यों हुआ? क्योंकि कांच जो है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा किया गया द्रव है। तो जैसे जैसे उस पे धूप आते जाती है, ऊष्मा के कारण वो पिघलना शुरू कर देता है और नीचे का हिस्सा मोटा हो जाता है और ऊपर का हिस्सा पतला हो जाता है। जिससे क्लियर हो गया होगा आपको कि कांच क्या है, एक बहुत ही ज्यादा ठंडा किया गया द्रव है। अब हम देखते हैं ठोसों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो ठोसों में उनके बंधों के आधार पर इन्हें फिर से बांटा गया है। बंधों के आधार पर इन्हें आयनिक ठोस, दूसरा है आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। इस प्रकार इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि आणविक जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसमें अवयव कण अणु होते हैं। अब बात उठती है कि अवयव कण क्या होते हैं, जिनसे मिलकर ये ठोस बना होता है। जो उसके मुख्य घटक होते हैं उसे हम अवयव कण कहते हैं। तो आणविक ठोस में अवयव कण अणु होते हैं। इन्हें हम फिर से बांट सकते हैं बंधों के आधार पर। पहला जो है वो है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय से तात्पर्य है कि इसमें दोनों जो अणु उपस्थित होंगे इनमें किसी की भी विद्युत ऋणात्मकता अधिक या कम नहीं होगी। सभी की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, एक जैसी होती है। तो इनमें किसी भी प्रकार से ध्रुव उत्पन्न नहीं होते, इसलिए इन्हें हम अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। उदाहरण देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन, आयोडीन। देखें हाइड्रोजन में जब इन्हें काफी ठंडा किया जाता है तो हाइड्रोजन जो है वो ठोस अवस्था में बदल जाती है। तो इस प्रकार इनके मध्य जो बंध पाया जाता है हाइड्रोजन के अणुओं के मध्य, उसे हम कहेंगे वंडरवॉल बल। इनमें बहुत ही दुर्बल बल पाया जाता है, जिसे ये आसानी से क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि इनका गलनांक क्या होगा, बहुत कम होता है क्योंकि बंध दुर्बल है। इसी में दूसरा प्रकार है वो है ध्रुवीय आणविक ठोस। नाम से फिर स्पष्ट हो रहा है कि इसमें 2 ध्रुव होते हैं। आइए देखिए कैसे आएंगे ध्रुव। हम उदाहरण लेते हैं HCl का। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य सहसंयोजी बंध तो बना है, पर क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक होती है। अब विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण हाइड्रोजन के ऊपर धन आवेश और क्लोरीन के ऊपर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब 2 आवेश के कारण इसे हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय आणविक ठोस। क्योंकि इसमें 2 अलग अलग आवेश उत्पन्न हुए तो इनके मध्य आकर्षण भी कौन सा होगा, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। और इस आकर्षण के कारण इनका गलनांक थोड़ा अधिक होगा।
तुलना करें अध्रुवीय आणविक ठोस से और ध्रुवीय आणविक ठोस में, तो ध्रुवीय आणविक ठोस का गलनांक अधिक होता है। कारण स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि इनके द्विध्रुव और द्विध्रुव के मध्य जो बंध है वो बहुत मजबूत होता है। इसे लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। तीसरा, आणविक ठोस में तीसरा प्रकार जो है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। ऐसे आणविक ठोस जिसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसका उदाहरण है ठोस H2O जिसे हम बर्फ भी कहते हैं। बर्फ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं के मध्य फिर से देखें विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है। अंतर के कारण इनमें जो ये हाइड्रोजन है इसके ऊपर एक धनावेश होता है और ऐसा धनावेशित हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ दूसरे अणु के ऑक्सीजन के साथ एक और बंध बनाता है जिसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसका मतलब है हाइड्रोजन अणुओं के बीच में, जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब देखें जितने भी आणविक ठोस हैं ये सभी क्या होंगे, कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होंगे क्योंकि विद्युत चालकता तभी होगी जब वहां पे या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे या मुक्त आयन होते हैं। क्योंकि यहाँ पे अणु उपस्थित है इसलिए ये क्या हुए हैं, कुचालक होते हैं। बात करें इनकी कठोरता की तो ये काफी नरम होते हैं, मुलायम होते हैं और इसी कारण से इनका गलनांक भी क्या होगा, कम होता है। आइए अब दूसरे क्रिस्टलीय ठोस की बात करें। दूसरा है आयनिक ठोस। नाम से स्पष्ट है इनमें जो अव्ययी कण होते हैं वो होंगे धनायन और ऋणायन। धनायन और ऋणायन के बीच में यहाँ पे आयनिक बंध पाया जाता है और आयनिक बंध की उपस्थिति के कारण ही इसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। इसका उदाहरण है नमक NaCl, KCl, ZnS। जितने भी आयनिक यौगिक हैं वो सभी हमारे आयनिक ठोस में आते हैं। अब देखिए इनमें बंध क्या होता है, काफी मजबूत होता है। आयनिक बंध बाकी बंधों की तुलना में बहुत मजबूत माना जाता है। तो बंध के मजबूत होने के कारण गलनांक क्या हो जाएगा, इनका उच्च हो जाता है। तो हमेशा हमको ध्यान रखना है कि आयनिक ठोस के गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। यहाँ हम तुलना कर सकते हैं आणविक ठोस में, क्योंकि अणु उपस्थित है, बंध दुर्बल होता है, इसलिए इनके गलनांक हमेशा आयनिक ठोस से कम होते हैं। दूसरे गुण की बात करें तो ये काफी कठोर होते हैं। ये भी किसके कारण है, बंध के कारण। तो ये काफी कठोर होंगे और भंगुर होते हैं। बात करते हैं इनकी विद्युत चालकता की, तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। फिर से ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बंध बहुत प्रबल है, तो जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो उस समय विद्युत के क्या होंगे, ये कुचालक होते हैं। पर जैसे ही हम इसे पानी में घोल दें या इसका विलयन या पिघली हुई अवस्था में ले आए तो उस समय क्योंकि आयन इसमें मुक्त हो जाते हैं, ये विद्युत के क्या हो जाएंगे, सुचालक होते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब आप आयनिक ठोस पढ़ रहे हैं तो ठोस अवस्था में ये विद्युत के क्या होंगे, कुचालक, लेकिन इनका जलीय विलयन जो होगा विद्युत का सुचालक होता है। इसका कारण क्या होगा कि इनके पास मुक्त आयन आ जाते हैं। आइए अब तीसरे प्रकार की ओर चले तो ये है सहसंयोजक ठोस। नाम से इसमें फिर स्पष्ट है कि इनमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है। अब इसे हम क्या कह सकते हैं, नेटवर्क क्रिस्टल। इनका नेटवर्क बहुत अच्छा होता है। बात करते हैं हीरे की और ग्रेफाइट की। इनमें कार्बन जो होता है sp3 और sp2 संकरित अवस्था में होता है, तो इनका नेटवर्क बहुत अच्छा होता है। इसे हम नेटवर्क क्रिस्टल भी कहते हैं। इनका उदाहरण होगा हीरा, ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज। क्योंकि ये बंध काफी मजबूत होता है तो इसको भी तोड़ने के लिए आपको बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये होते हैं उच्च गलनांक वाले। आपको मालूम है कि हीरा काफी कठोर होता है। काफी कठोर होने के कारण, सहसंयोजी बंध होने के कारण ये काफी कठोर होगा। तो जितने भी सहसंयोजी ठोस हैं ये कठोर होते हैं। आणविक ठोस आपके मुलायम होंगे और सहसंयोजी ठोस कैसे होंगे, कठोर होते हैं। विद्युत चालकता की बात करें तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु ग्रेफाइट जो है ये अपवाद है। ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस है, फिर भी ये विद्युत का क्या होगा, सुचालक होता है। आइए अब चौथे प्रकार की ओर चले।
चौथा प्रकार है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में सभी प्रकार की धातुएं आएंगी। आप ले लीजिए इसमें सोना, इसमें ले लीजिए चांदी, इसमें आप ले लीजिए कॉपर, आयरन या जिंक। जितने भी प्रकार की धातुएं हैं ये सभी धात्विक ठोस में आती हैं। अब आप बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे कि इनके गुण कैसे होंगे। धातुओं में जो बंध पाया जाता है इसे हम धात्विक बंध कहते हैं और ये काफी प्रबल होता है। कारण ये है कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं, तभी हम उन्हें क्या कहते हैं, धातु। तो धातुएं जो होती हैं अपने ही ठोस में धन आयन के रूप में होती हैं और उनके त्यागे हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके साथ एक बंध बनाती हैं जिसे हम कहते हैं धात्विक बंध। तो धात्विक बंध के कारण इनका गलनांक हमेशा काफी उच्च होता है। धातु है तो क्या होंगी, कठोर भी होंगी और विद्युत और ऊष्मा की सुचालक भी होती हैं क्योंकि इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप ध्यान रखेंगे जब कभी भी आप विद्युत चालकता की बात करते हैं तो वहां पे या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन होने चाहिए। धातु के केस में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि आयनिक ठोस के केस में मुक्त आयन होते हैं। मुक्त आयन के कारण इनका जलीय विलयन सुचालक है और यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये सुचालक होते हैं। तो दोनों की चालकता सही आपको ध्यान में रखनी है। बात करें आघातवर्धिनीता की, तो जितनी भी धातुएं होती हैं जब उन्हें हम पीटते हैं, पीटने से उनमें वृद्धि होती है, वो एक चादर के फॉर्म में बदल जाते हैं, इसे हम कहते हैं आघातवर्धिनीता। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो कैसी होंगी, आघातवर्धिनी होती हैं। इनका एक और गुण तन्यता का गुण होता है। धातुओं को जब खींचा जाता है तो सभी धातुएं किसमें बदल जाती हैं, तार में बदल जाती हैं। यहाँ भी आपको अपवाद में याद रखना है मरकरी। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहेगी, द्रव अवस्था में रहती है। तो इस प्रकार क्रिस्टलीय ठोसों का हमने वर्गीकरण देखा जो कि बंधों के आधार पर है।